हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी आज से कल था आपका 5 सितंबर शिक्षक दिवस। और सबसे पहले उसकी आप सभी को दोबारा बहुत सारे ढेर सारी बधाइयाँ। और अपनी जो क्लास है कुछ दिन लगभग एक सप्ताह डिस्टर्ब रही, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। और उस क्लास के पीछे बंद होने के पीछे कहीं न कहीं एक दो फैक्टर काम कर रहे थे, इसलिए वो क्लास बंद रही। और आज के बाद आपकी क्लास ना तो कभी बंद होगी, ना तो कुछ। ये क्लास अब प्रॉपर चलेगी, डेली बेसिस पे आपको क्लास मिलेगी। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है, अगर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहें तो टैग कर सकते हैं। मैं इसके कमेंट बॉक्स में मैं आपको डाल सकता हूँ। और उसके बाद में उस व्हाट्सएप नंबर से आप जब सेव कर लेंगे तो आपको लिंक और एक मैं ग्रुप बना दूंगा और उस ग्रुप में लिंक सेंड कर दूंगा। और उस ग्रुप के थ्रू आप जुड़ सकते हैं हमसे। टेलीग्राम लिंक हुआ तो टेलीग्राम लिंक दूंगा, और व्हाट्सएप ग्रुप हुआ तो व्हाट्सएप ग्रुप दूंगा। दोनों ही ग्रुप होंगे जिसमें आप ज्वाइन होंगे, और ज्वाइन होने के बाद में आप अपना जैसे ही क्लास आएगी उसमें प्रॉपर करेंगे। तो आशा करता हूँ आपने जितनी भी क्लास मैंने दी थी उतनी क्लास आपने पूरी कर ली है। और उसके बाद में आज हम अपनी अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे। एक बात ये बताना आपको भूल गया कि लोग जितने भी लोग हैं देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। यहाँ तक कि वीडियो को कम से कम मतलब लाइक करना भी नहीं जानते। लाइक कर दिया करिए, और इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और क्या, बहुत ज़्यादा कुछ बढ़ने वाला है नहीं, कोई बात नहीं। तो जितनी देर आप क्लास देखते हैं उसको ध्यान से देखिए। क्लास को ध्यान से देखने के बाद में नोट कीजिए, नोट करने के बाद में उसको रिवाइज कीजिए। जब आप इतना कर लेंगे तो उसको एक बार पुनः सुबह उठ करके रिवाइज जरूर करना। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, पर्सनल। तो क्लास बंद होने का कारण क्या था? क्लास बंद होने का कारण कुछ तकनीकी इशू था, कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ व्यक्तिगत एक आध प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने क्लास को बंद किया था। और आज के बाद ये क्लास कभी भी बंद नहीं होगी जब तक यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश स्पेशल चल रहा था आपका, जब तक पूरा नहीं हो जाता। तो पूरा होने के बाद ही अब हम लोग इसको समाप्त करने के, खत्म करने के बाद ही, इसको पूरा करने के बाद ही बंद करेंगे, जब भी बंद करने होंगे। तो आपको मैंने बताया गया था कि जितना भी टोटल हो सकेगा मैं उतना गहराई के साथ यूपी स्पेशल टोटल कवर करूंगा। बस आपको क्लास को देखते रहना है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास में मैंने जो पिछला क्लास रिवाइज करवाया था तो सीमावर्ती जिलों का था। ट्रिक के साथ मैंने पिछली क्लास में सीमावर्ती जिलों को मैंने सबको याद करवा दिया है। और आप जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ देख लीजिए। जब देख लेंगे आप प्रॉपर तो वो याद हो जाएगा और आपकी चीज़ें स्मूथली चलने लगेंगी। तो मेन बात ये है कि आपने पिछली क्लास को किया या नहीं किया। उससे समझ में लिंक मैं बना देता हूँ, सीमावर्ती जिलों का रहता है तो कुछ चीज़ें फैक्चुअल होती हैं तो वो जुड़ नहीं पाती हैं, तो वो आपको याद करनी रहती हैं, तो आपको याद करना चाहिए। तो बिना देर किए, काफ़ी बातें हो गई हमारी, तो अब बिना देर किए अब अपनी क्लास पर आते हैं और आज हम आपको क्या बताने वाले हैं वो समझाते हैं। तो सबसे पहले जब हम आज की क्लास देखते हैं तो आपने देखा है कि मतलब उत्तर प्रदेश लिखा है। उत्तर प्रदेश में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? उत्तर प्रदेश के राज्य के जो प्रतीक चिन्ह हैं तो उनको हम पढ़ेंगे। और उत्तर प्रदेश में राज्य का जो प्रतीक है, कब, कैसे, कितना, किस दिन, कब तय किया गया, कब निर्धारित किया गया, ये सब हम आपको बताएंगे। देखिए, अभी जो हमारा चल रहा है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चल रही है, ये आपको याद करना है, कैसे भी करके याद करना ही करना है, रटना पड़ेगा। और आपको बाहर से भी चीज़ें लानी पड़ेंगी, तो इसलिए आपको इनको याद करना जरूरी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह क्या है। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के राजकीय
चिन्ह। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मतलब कौन कौन से क्या क्या आता है। राजकीय चिन्ह मत डालिए, या इसको राजकीय प्रतीक कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। राजकीय प्रतीक कौन है, ठीक है। तो राजकीय प्रतीक कौन कौन से हैं? राजकीय चिन्ह तो एक ही हो गया है। तो राजकीय प्रतीक कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश के बाद? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है उसको हमें जानना पड़ेगा, कि मतलब उत्तर प्रदेश में हमारा जो राज्य है, अगर कहीं पर ऐसा टैग लगा है, ऐसा निशान बना है, तो उसको कैसे हम जाने और वो कैसे पहचाना जाएगा कि वो किस राज्य का। जैसे कंपनियां अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, अपना लोगो दे देती हैं। लोगो होता है वो कंपनी का लोगो होता है। जैसे हमारे रिजेक्ट विद गौतम सर के ऊपर एक लोगो लगा होगा, वो आपको इंडिया का मैप सा दिख रहा होगा। तो वो ऐसे एक इंडिया के मैप के जैसा कहीं ना कहीं, जैसे आपकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, आपकी आइडेंटिटी को निकालना है, तो कैसे आप निकालोगे? आप कैसे दूसरों से अलग हो पाओगे? नाम से, पहचान से, आपकी आदतों से, आपके गुणों से, आपकी डेट ऑफ बर्थ से, आपके माता पिता के नाम से, आपके एड्रेस से, आप ऐसे ही तो अलग हो पाते हो ना। तो वो आइडेंटिटी आपकी कहाँ पर कैसे छुपी है, आपकी पहचान कैसे होगी, वो आपको दिखाना है, वो आपको दिखाना है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बात एक होगी कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है कैसा, दिखता कैसा है। और सबसे खूबसूरती इस क्लास की यही है कि मैं हर चीज आपको बोर्ड पर दिखाऊंगा, बोर्ड पर ही दिखाना है मुझे, ठीक है। तो आप ध्यान से इसको बनाएंगे उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को, ठीक है। ये हमने बना लिया। और इसके अंदर एक बाहर से गोला है, ऐसे बना लीजिए, ये हो गया। उसके अंदर एक और छोटा सा गोला बनाइए, ठीक ऐसे। आप लोग सोच रहे होंगे आप गौतम सर गोला ही गोला क्यों बनवा रहे हैं? ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पर लिखा है आपका उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पर लिखा है, ठीक है। आपके राजकीय चिन्ह की बात कर रहा हूं यार, ठीक। ये लिखा है आपका उत्तर प्रदेश सरकार। यहाँ पर दो स्टार से बने हैं, ठीक है। यहाँ पर दो स्टार से बने हैं, ठीक है। आप अगर स्टार को ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप स्टार को ऐसे बना लीजिए, ठीक है, ये वाला स्टार, ठीक है। तो इसमें कोई तो रहना, ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश का जो गोले हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे लिखा रहता है। किसी की भी पहचान, इसमें क्या है, इसमें दो नदियां हैं ऐसे, एक तो हो गई गंगा और दूसरी हो गई आपकी यमुना नदी, ठीक। दो नदियां बहते हुए पानी की तरह, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इन दोनों का बहता हुआ पानी आता है, ठीक है, गंगा और यमुना की। और गंगा यमुना उत्तर प्रदेश की दो प्रमुख नदियां हैं, आप सभी जानते हैं, मैंने थोड़ा सा पहले इसकी डिस्कस किया है इनके बारे में, ठीक। दो नदियां हैं, इन दो नदियों में दो मछलियां बनी हैं, एक इधर से एक इधर से है। मछली आप कैसे बनाएंगे? आप मछली बना लीजिए ऐसे, ऐसे बना लीजिए, यहाँ पर मछली आप बना लीजिए ऐसे, यहाँ पर उसकी आंख को बना दीजिए, ठीक है। इसमें जो भी चित्र बनाओ वो उसको मछली को बना लीजिए। यहाँ पर एक मछली ऐसे ही बनानी है आपको, ठीक है। मछली की आंख ऐसे बना लीजिए, जो भी बना, ठीक है। दो आंखें हो गई मछली की। और क्या है इसमें उत्तर प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह है, मैं राजकीय चिन्ह बना रहा हूँ, इसको मैं लिख दूं आपको, ये क्या है आपका राजकीय चिन्ह है। कि मतलब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये किस राज्य का चिन्ह है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रख लीजिए, यह है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, ठीक। इसी में दो चीजें और हैं, क्या है? इसी में है आपका तीर और
कमान जिसको कहते हैं तीर और धनुष, ये बन गया आपका धनुष और इसमें आपका लगा है एक ऐसे तीर। तो ये चीज भी आपकी उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में देखने को मिलेगी। तो ये कौन कौन सी चीजें हो गई आपको मैं नोट करवा दे रहा हूं, इनको आप नोट कर लीजिए कि क्या क्या है। ठीक है, आप सभी को प्रॉपर दिख रहा है ना? तो आप सभी को प्रॉपर इसमें दिख रहा होगा, आपने इस चिन्ह को बना लिया होगा। आपने इस चिन्ह को बनाने के बाद में मैं इसको नोट कर दे रहा हूँ कि क्या क्या उत्तर प्रदेश के चिन्ह में, राजकीय चिन्ह में है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। इसको बनाने के बाद में अब हम आपको लिखवा देते हैं मतलब राजकीय चिन्ह में क्या क्या है उत्तर प्रदेश के। तो राजकीय चिन्ह में बात ये हो गई है कि कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में दो मछलियां हैं। एक वृत्त में दो मछलियां हैं। क्या है? मैंने दो मछलियां बनाई थी अभी। एक वृत्त में दो मछलियां हैं। ठीक, और क्या है? तीर धनुष है। तीर धनुष है ना, मैंने बताया था आपको तीर धनुष है, या इसको तीर धनुष आपने देखा था ना, तीर धनुष मैंने बनाया था ऐसे ऊपर से। तीर धनुष है और दो नदियां प्रवाहित हो रही हैं। कौन कौन सी? दो नदियां गंगा और यमुना। गंगा और यमुना प्रवाहित हो रही हैं। ये हो गया उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह की बात। तो जब आप देखते हैं इसमें कि राजकीय चिन्ह में क्या कुछ रहता है, तो राजकीय चिन्ह में तीन चीजें हैं मोटे मोटे से। एक व्रत बना है, व्रत बनने के बाद में दो मछलियों को मैंने बता दिया आपको, दो मछलियां हैं। दो मछलियों के साथ में एक है आपका तीर है और धनुष है। तीर धनुष होने के साथ आपकी दो नदियां हैं। वो दो नदियां कौन कौन सी हैं? पेपर में पूछेगा कैसे। देखिए, इस क्लास का उद्देश्य यही है कि आप सीखें, अच्छे से सीखें और आपको चीजें लर्न है अच्छे से याद रहें। तो जो पेपर में पूछेगा ना, तो कैसे पूछेगा? उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में निम्नलिखित में से कौन सी दो प्रमुख नदियां शामिल हैं, या कौन सी दो प्रमुख नदियां हैं, दे देगा उसमें गंगा यमुना, घाघरा गंडक, गोमती यमुना और रामगंगा गंगा, ऐसे दे देगा। तो उसमें गंगा और यमुना, या तो कहेगा कि सरस्वती गंगा यमुना तीनों हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको फंसाएगा, ऐसे आपको फंसना है नहीं। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख दो नदियां हैं कौन सी? यमुना और गंगा। तो यही दो नदियां यहाँ पर दर्शाई गई हैं। अच्छा, जो आपको मैंने राजकीय चिन्ह अभी बना करके दिखाया था, उसको स्वीकार कब किया गया था? उसको स्वीकार किया गया था वर्ष 1938 में। तो राजकीय चिन्ह जो कि उत्तर प्रदेश का है, राजकीय चिन्ह को स्वीकार कब किया गया? वर्ष 1938 में। कब? वर्ष 1938 में उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक, उसके बाद में जब हम देखते हैं तो उसके अन्य प्रतीक कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश के। अन्य प्रतीक में जैसे कि राजकीय पक्षी क्या है, जैसे अपना राष्ट्रीय पक्षी हो गया। ठीक है, जैसे अपना राष्ट्रीय पक्षी हो गया, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जानते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर नोट करिए कि मतलब जब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में, जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। ठीक है, तो उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? राज्य का मतलब होता है राजकीय और राष्ट्र का मतलब होता है राष्ट्रीय।
तो राष्ट्र स्तर पर जब बात आती है तो राष्ट्र के स्तर की बात कही जाती है, जब राज्य स्तरवार होता है तो राज्य की बात कही जाती है। राज्य का मतलब है उत्तर प्रदेश स्पेशल राज्य। जैसे राज्य कई सारे हैं, उनके अपने अपने हैं, उनके राजकीय प्रतीक अपने अलग हैं, उनके अपने राजकीय चिन्ह अलग हैं, राजकीय पुष्प अलग है, ठीक है। तो राज्य की भाषाएं भी अलग हैं, कहीं कहीं पर जो भाषाओं के आधार पर राज्य बने हैं उनकी राजकीय भाषाएं भी अलग हैं। तो बहुत सारी चीजें अलग अलग रखते हैं। तो सेपरेटली जब हम भारत के निवासी हैं तो भारत पे एक ही होता है, और भारत राष्ट्रीय स्तर पर एक ही होता है हमारा, और राज्य के स्तर पर हमारे अलग अलग होते हैं। जैसे कई सारे राज्य हमारे हैं सेपरेट हैं तो उनके अलग अलग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह हमने जान लिया, और राजकीय चिन्ह जानने के साथ में यहाँ पर अब हम जानते हैं कि राजकीय पशु क्या है। अब हम जानेंगे कि राजकीय पशु क्या है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, ये सारी की सारी चर्चा उत्तर प्रदेश के बारे में हो रही है। तो राजकीय पशु क्या है यहाँ पर आपको पता है क्या? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। राजकीय पशु है यहाँ पर बारहसिंघा। बारहसिंघा ये हा है, बारहसिंघा है, ठीक है। तो बारहसिंघा है, तो बारहसिंघा आपने देखा होगा कि मतलब जब चिड़ियाघर गए होंगे, ऐसे तो नॉर्मल वे में घूमता नहीं, कहीं पर दिखता नहीं है, तो चिड़ियाघर अगर कभी गए होंगे तो जरूर देखा होगा, ठीक है। जब हम गए थे कानपुर के चिड़ियाघर में और लखनऊ के चिड़ियाघर में, तब हमने मतलब वहां पर देखा था। तो राजकीय पशु हो गया आपका बारहसिंघा। राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी क्या है? जैसे अपना राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है, लेकिन राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का सारस आपने देखा होगा। सारस वर्तमान में धान के खेतों में कभी कभी सारस अब भी मतलब दिखते हैं, इसको सारस भी कहते हैं और इसको क्रॉच भी नाम देते हैं। क्या नाम है इसका? सारस या क्रॉच। तो इन दोनों नामों से इस पक्षी को जाना जाता है, और वर्तमान में आपको धान के खेतों के आसपास कहीं कहीं दिख जाते होंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि धान की खेती ठीक ठाक मात्रा में होती है। तो उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में मतलब राजकीय पक्षी को, उसको सफेद कलर का हल्का होता है सारस, और बड़ी सी छोटी सी लंबी नोकदार चोंच होती है इसके पास, और कलगी में एक दूसरा डिफरेंट कलर होता है। तो वो सब आपने देखा होगा। सारस को तो देखा होगा ज्यादातर लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने। तो ये है आपका सारस, या इसको क्रॉच कहते हैं। तो ये है आपका राजकीय पक्षी, ठीक है। तो आप राजकीय पुष्प की बात कर लेते हैं। जब आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प है आपका पलाश या टेसु का पुष्प, पलाश या टेसु, ठीक है। पलाश या टेसु, इसको आपने देखा ही होगा। पलाश या टेसु को अगर आपने नहीं देखा है तो आपको जाकर के तुरंत गूगल पे सर्च मारना है और देखना है कि हाँ कैसा है पलाश का पेड़, कैसा होता है, या उसका फूल जो पलाश का आता है वो कैसा होता है। और उसके बाद में एक चीज और आप इसमें लिखिए, राजकीय खेल क्या है उत्तर प्रदेश का? राजकीय खेल, राजकीय खेल क्या है? अभी तक भारत का भी राजकीय खेल यही था, क्या है? हॉकी। लेकिन अब नहीं है। राजकीय खेल हॉकी। तो हॉकी के मतलब जादूगर अभी हाल में उनका बर्थडे आया था, तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है, क्योंकि 1929 के आसपास उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे उस समय के। तो हॉकी के जादूगर माना जाता है। तो वही वाला हॉकी, ठीक है, तो वही वाला हॉकी उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। और एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं यहाँ पर, इसको आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद में यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये सारी चीजें बताने के बाद में आपने नोट किया होगा, जो चीजें हैं वो प्रॉपर इसी मात्रा में चलेंगी। देखिए आपकी राजकीय भाषा, राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा है आपकी मुख्य रूप से हिंदी। राजकीय भाषाएं कितनी है? उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषाएं हैं, और उत्तर प्रदेश की इन दोनों राजकीय भाषाओं को अलग अलग टाइम पे स्वीकारा गया।
और वो दोनों राजकीय भाषाएं वर्तमान में अब भी मतलब प्रचलित हैं और चल भी रही हैं। सबसे पहले जब 1947 में भारत आजाद हुआ और भारत आजाद होने के बाद में उत्तर प्रदेश की मतलब राजकीय भाषा कोई तय नहीं थी पहले से। तो जब उसको राजकीय भाषा को तय करने के लिए जब प्लान बैठाया गया तो उसमें हिंदी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई। क्यों? उसके कारण ये थे कि हिंदी भाषी क्षेत्र हुआ करता था, ये आबद क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ पर हिंदी भाषा का जो प्रचलन हुआ, मतलब जो खड़ी बोली और अवधि मिला करके जो हिंदी भाषा धीरे धीरे आगे बढ़ी, तो उसको मिला करके हिंदी को धीरे धीरे प्राथमिकता आगे मिली। तो वर्ष 1947 से जो राजकीय भाषा है उत्तर प्रदेश की वो हिंदी है, ठीक है। और दूसरी भाषा उत्तर प्रदेश की सेकंड लैंग्वेज को कब मतलब इसको ऐड किया गया, कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 1989 में। और ये थी कौन सी भाषा? ये थी उर्दू भाषा। उर्दू को उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था 1989 में। 1989 में जब इस उर्दू को मतलब राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया तो इसको द्वितीय भाषा मान लिया गया, सेकेंड लैंग्वेज ऑफ मतलब राज्य स्तर की सेकंड भाषा, और ये फर्स्ट हो गई, ठीक है। तो पहली भाषा हिंदी थी, हिंदी को प्राथमिकता दी गई थी क्योंकि हिंदी भाषी लोग यहाँ पर ज्यादा मिलते थे और यहाँ पर आज भी वर्तमान में हिंदी भाषी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है। तो हिंदी और उर्दू हो गई, ये आपका हो गया राजकीय स्तर की बात। अब हम बात करते हैं शासन और प्रशासन के बारे में, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और उसके बारे में आपको बता देते हैं। क्या? शासन और प्रशासन के बारे में, क्योंकि शासन और प्रशासन जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन के बारे में। शासन और प्रशासन आप हेडिंग डाल लेंगे। देखिए, समझना यहाँ पर जरूरी है। समझना इसलिए जरूरी है, अगर आप समझेंगे नहीं तो चीजें आपको कंठस्थ नहीं हो पाएंगी, याद नहीं हो पाएंगे और फिर आप कल को भूल जाएंगे। तो समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो जरूरी है समझना। देखिए, आपकी शासन और प्रशासन में दो चीजें होती हैं, ठीक है। तो राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य के पास में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। उसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश राज्य जब से मतलब बना हुआ है, वर्ष 1937 के आसपास जब चुनाव हुए थे, तो उसके बाद में जब से मतलब बना हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के पास दो सदन है। कौन कौन से? एक तो विधानसभा है, विधानसभा, और दूसरी क्या है? विधान परिषद भी उत्तर प्रदेश के पास। हालांकि 6 राज्यों के पास ही विधान परिषद है और सभी राज्यों के पास विधान परिषद नहीं है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के पास सौभाग्य की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के पास राज्य की विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधानसभा और विधान परिषद ये होता क्या है, मतलब क्या होता है कि मतलब आप कैसे जानेंगे विधान परिषद? अब अगर किसी के सामने रखा जाए कि भैया ये दो शब्द हैं विधानसभा और विधान परिषद, ये क्या है, क्या मानेंगे इसको आप? तो विधानसभा हमारे देश की सरकार क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार में दो सदन है, दो सदन है, एक विधानसभा एक विधान परिषद। राज्य का राज्यपाल अलग होता है, राज्य का राज्यपाल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों बॉडीज में कितने सदस्य होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता। मेन चीज हमें पता होना चाहिए कि मतलब दो सदन है। तो सबसे पहले जो हमारी शासन है, प्रशासन है हमारा, ये क्या है? द्विसदनीय, ठीक है। क्या है? द्विसदनीय। जो हमारा प्रशासन है, उत्तर प्रदेश प्रशासन द्विसदनीय है। जैसे भारत का प्रशासन, भारत के प्रशासन में लोकसभा और राज्यसभा दो होते हैं, यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। तो अब हम इनके बारे में आपको बता दें। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सीटें हैं, सीटें कितनी हैं? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सीटें कितनी हैं? विधानसभा सीटें हैं 403, ठीक। विधानसभा सीटें 403 हैं और विधानसभा में, आप सुनिए थोड़ा सा, इसको सुनिए। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 403। विधान परिषद में सीटें कितनी हैं? विधान परिषद में, विधान परिषद में सीटें हैं आपकी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में सीटें हैं
100, ठीक है। तो 100 सीटें हैं विधान परिषद में, और विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403, और 403 में यहाँ पर चुनाव होता है। जैसे होता है आपका लोकसभा चुनाव, वैसे होता है आपका लोकसभा चुनाव और होता है आपका राज्यसभा चुनाव। ये जो विधानसभा होती है, विधानसभा, ये भंग होने वाला सदन है, ये भंग हो सकता है, ये टूट सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है विधानसभा। लेकिन ये स्थायी सदन होता है राज्यसभा के जैसा, ये लोकसभा के हिसाब से काम करता है, और ये राज्यसभा, राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा यहाँ पर काम करेगी, और राज्य के स्तर पर यहाँ पर विधान परिषद करेगी, और यहाँ पर राज्यसभा काम करेगी। ये स्थायी सदन है, इसको कहेंगे अस्थायी सदन। ये एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। और ये क्या है? स्थायी सदन। ठीक है, ये स्थायी सदन है, ये टूट सकता है, ये बिखर सकता है, इसको इसको क्या कहेंगे कि मतलब इसको तोड़ा जा सकता है, इसको सदन को खंडित किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इसको खंडित किया जा सकता है इसलिए क्योंकि इसकी सीटें गिर जाती है ना, सीटें गिर जाती है, तो इसको क्या कहते हैं कि इसको खंडन हो सकता है ना। तो इसको क्या किया जा सकता है? खंडित किया जा सकता है। तो मतलब ये टूट सकता है, इसकी विधानसभा में जिसके पास बहुमत होगा वही अपनी सरकार बनाएगा। यदि मान लिया किसी एक सरकार के मतलब एक सदन के पास में, किसी एक पार्टी के पास में पूरी सरकार मतलब है, वर्तमान में अगर चल रही है सरकार, तो मान लिया प्रॉपर सरकार चल रही है, प्रॉपर सरकार चलने के साथ साथ में अगर किसी के पास गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, मान लिया यहाँ पर अगर सीटें हैं 403 में से अगर यहाँ पर सीटें हैं 280, ठीक है, तो ठीक ठाक मात्रा में चलेगी। अगर यहाँ पर एक पार्टी के पास में सीटें हैं कितनी? मात्र 150, एक पार्टी के पास, और दूसरी पार्टी के पास है 120 सीटें, इन्होंने दोनों ने मिलकर के सरकार बना ली। अब दूसरी विपक्ष वाली पार्टी जो है उसके पास सीटें कितनी थी? 130 थी, विपक्ष वाला, ये विपक्ष वाली पार्टी है। इस विपक्ष वाली पार्टी के पास में 130 सीटें हैं। अगर इसने इस वाली पार्टी को यहाँ से तोड़ लिया और अपने में क्या किया? ऐड ऑन कर लिया या जोड़ लिया, तो क्या होगा? वहां पर इसकी सीटें कितनी हो जाएंगी? 250, ठीक है। तो ये अपनी सरकार आधे से ज्यादा मिला करके, ये दोनों सरकार ये यहाँ से सीटें तोड़ करके इतनी अगर इसमें जोड़ लेगा तो उसकी सरकार बन सकती है, और इसकी सरकार क्या हो जाएगी? 150 सीट वाली की सरकार गिर सकती है। ऐसा हो सकता है, इसलिए इसका यहाँ पर खंडन किया जा सकता है, मतलब ये खंडित हो सकता है, इसलिए ये सदन स्थायी नहीं है। और ये यहाँ पर किसकी बात होती है? जनता की बात होती है, यहाँ पर जनता की बात होती है, और जनता का ये तंत्र होता है। ये मुख्य सदन, या इसको कहते हैं जनता का सदन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जनता अपने सदस्यों को चुन करके भेजती है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है? विधानसभा में मतलब जनता के जितने भी चुने हुए मेंबर होते हैं वो जाते हैं वहां पर, और यहाँ पर लोग जो जाते हैं, यहाँ पर लोग सेलेक्ट नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सेक्टर होते हैं, उन सेक्टरों से लोगों को यहाँ पर बैठाया जाता है, और यहाँ पर ठीक ठाक लोग यहाँ पर मतलब जो किसी न किसी क्षेत्र में अपना योगदान राज्य को या देश के नाम मतलब कहीं पर योगदान दिए रहते हैं, उनको यहाँ पर बैठाया जाता है। बहुत पढ़े लिखे लोग, होशियार लोग होते हैं, जो अपना सामाजिक क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, कई सारे क्षेत्रों में अपना योगदान दिए रहते हैं, उनको यहाँ पर बैठाया जाता है स्थायी सदनों में, ठीक है। तो ये है आपका स्थायी सदन। ये खंडित नहीं होगा, ये क्या होगा? खंडित नहीं हो सकता, यहाँ पर टूटता नहीं है, और खंडित नहीं होगा, टूटेगा नहीं। और ये एक ऐसा स्थायी सदन है, यहाँ पर जो लोग रिटायर होते रहते हैं, 1/3 लोग 6 साल पर रिटायर होते रहते हैं, और अपना रिटायरमेंट होने के बाद में मतलब यहाँ से जाते रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं खंडित नहीं होगा, यहाँ पर ये भी जनता की भी बात करते हैं, जनता की बात तो ये भी करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से। इनको डायरेक्ट पावर है जनता के, जनता अगर जाएगी तो इनके पास शिकायत कर सकती है। यहाँ पर जनता कोई विशेष शिकायत नहीं कर सकती, एक तरह से प्रशासन का काम ये करते हैं। ये केवल राय दे सकता है, इसको केवल राय दे सकता है, ये इसको केवल राय दे सकता है। इसकी मतलब कुछ ही बिल होते हैं जहां पर इसकी मानना
आवश्यकता होती है और यहाँ पर मानने के लिए कुछ विशेष ये बाध्य नहीं होता है। विधानसभा बहुत ज़्यादा विधान परिषद पर डिपेंड नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए इसके पास मात्र 14 दिन का भी होता है। और जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा, उत्तर प्रदेश की ही पॉलिटी पढ़ाऊंगा, तो उसके बारे में आगे मैं बहुत सारी जानकारी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसकी ये राय दे सकते हैं, बस विशेष कुछ इसके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ नहीं होती है राज्यसभा के पास। तो इसको आप देखेंगे तो वर्ष 1937 में ना इसको लाया गया था। पहले हमारे पास विधानसभा तो इससे पहले भी थी, लेकिन विधान परिषद जब लाई गई थी तो वर्ष 1937 में लाई गई थी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, विधान परिषद का जो गठन है हमारा वर्ष 1937 में हुआ था, विधान परिषद का गठन, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेंगे कि विधान परिषद का गठन कब हुआ था, 1937 में। अब इसके बाद में जब हम देखते हैं विधानसभा और विधान परिषद से संबंधित हमारी चीजें खत्म हो गई। उसके बाद में जब आगे हम देखते हैं, इसको आप नोट करिएगा, नोट करने के बाद में इसका नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद में जब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश हमारा इतना बड़ा राज्य है, जनसंख्या के स्तर पर नंबर 1 है, और कई सारे खाद्य मामलों में, उत्पादन के मामले में, कई सारे खाद्य के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा में क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या कुछ है। तो उत्तर प्रदेश जो है हमारा, उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटें भी तो होनी चाहिए, कुछ होंगे ना। उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटें कितनी, पूरे देश में सबसे ज्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश के पास। लोकसभा सीटें कितनी हैं, 80। ये सीटें जिस पार्टी के पास होती हैं, जिस पार्टी में बहुमत हासिल होता है उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों में, सरकार लगभग उसी की बनी रहती है। इसीलिए हर मुख्यमंत्री चाहता है कि उत्तर प्रदेश पे राज्य हो हमारा। हर पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश पर हम पकड़ और मजबूत बनाएं, क्योंकि यहाँ पर सीटें जनसंख्या के अनुसार वर्ष 1970 में ही डिसाइड कर दिया गया था। उसके बाद में मतलब सीटें बढ़ नहीं रही हैं, और इसीलिए दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो मतलब एलिगेशन लगाते हैं कि मतलब उत्तर प्रदेश या अन्य उत्तर भारत के राज्य हैं उनके पास सीटें ज़्यादा हैं और हमारे पास सीटें कम हैं, इसलिए हमारे दक्षिण भारत का कोई प्रधानमंत्री इतनी आसानी से बन नहीं पाता। वर्तमान प्रधानमंत्री हैं गुजरात से हैं, गुजरात में भी सीटें हैं, लेकिन इतनी सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के पास हैं। कितनी, 80 सीटें हैं। 80 सीटों में से मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एससी के लिए, एससी शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्व सीटें हैं, ये आरक्षित सीटें हैं। एससी के लिए लोकसभा में 80 में से एससी के लिए आरक्षित सीटें, यहीं पर लिख लीजिए, आरक्षित सीटें कितनी हैं, 17। कितनी सीटें, 17। राज्यसभा में कुल सीटें हैं 31 उत्तर प्रदेश की, लेकिन लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, 17। यहीं पर एक पॉइंट और आप नोट कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश के लिए, एससी के लिए ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं, विधानसभा में आरक्षित, विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी हैं। यहां पर जब आप देखेंगे तो टोटल सीटें एससी और एसटी को मिलाकर के 86 हैं, लेकिन केवल एससी के लिए 84 सीटें हैं। कितनी, एससी के लिए कितनी है, 84 सीटें विधानसभा में। और यहीं पर आप नोट कर लेंगे कि एसटी के लिए लोकसभा आपने देख लिया ना, उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें कितनी हैं, ये देख लिया आपने। एससी के लिए कितनी सीटें यहाँ पर रिजर्व हैं, एससी के लिए, आपके एससी के लिए सीटें कितनी रिजर्व हैं, यहाँ पर 84 सीटें। कुल कितनी बताई थी मैंने, 403, और उसमें 403 में से 84 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं, और यहाँ पर 2 सीटें जो हैं
2 सीटें दी गई हैं किसको, एसटी मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए 2 सीटें यहाँ पर रिजर्व करी गई हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा सीटें कहाँ, किस राज्य में रिजर्व करी गई हैं, एमपी में। ठीक, तो यहाँ पर जो सीटें हैं 2 एसटी के लिए रिजर्व की गई हैं और एससी के लिए कितनी, 84। अब हम आगे देखेंगे जब इसको हटा करके, तो अगला हमारा जो है आता है राज्यसभा। राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश के लिए, वो भी मतलब क्योंकि जनसंख्या के अनुसार निर्धारित की गई है, तो जनसंख्या सबसे ज्यादा वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश के पास ही है, तो इसलिए यहाँ पर देखते हैं तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के पास कितनी सीटें हैं राज्यसभा में से, तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें हैं भैया यहाँ पर 31। ठीक है, कितनी 31 सीटें अकेले उत्तर प्रदेश अब्जॉर्ब करता है, इसको 250 में से 31 सीटें उत्तर प्रदेश के पास हैं राज्यसभा में से। तो और कुछ इंफॉर्मेशन अपने पास जो है मैं वो भी आपको दे देता हूं। तो इसके बाद इसको नोट करिए, इसको नोट करने के बाद में आगे जब हम बढ़ते हैं तो राज्यसभा में इतनी सीटें 31 हैं और लोकसभा में कितनी है, लोकसभा में 80 हैं। ठीक है, तो ये भी एक बात और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा सीटें रखने वाला राज्य है। इसीलिए यहाँ पर किसी भी पार्टी की, जिस पार्टी की मजबूत पकड़ बनी रहती है उसी पार्टी का यहाँ पर बहुमत होता है और लगभग सारे देश में उसी पार्टी का राज चलता है। जिसका है उत्तर प्रदेश उसी का शासन में प्रवेश है ना, तो वही शासन में जाता है ज्यादातर, अक्सर ऐसा होता है। मतलब मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता कि हाँ उसी की होगी, लेकिन हाँ ज्यादा सीटें हैं, आप ही जानिए। अगर आपके पास बहुमत है तो आप ही होंगे ना, तो इसीलिए जिस भी पार्टी का उसमें होता है तो वो बहुमत में रहती है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में विधानसभा के अनुसार सर्वाधिक सीटों वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, सर्वाधिक सीटों वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका प्रयागराज, क्योंकि प्रयागराज की जनसंख्या काफी ज्यादा है, 60 लाख प्लस है। लेकिन यहाँ पर प्रयागराज में जनसंख्या जो सीटें हैं वहां पर सीटों की संख्या कितनी है, विधानसभा सीटें यहाँ पर है कितनी, 12, सर्वाधिक सीटें हैं यहाँ पर 12 उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम विधानसभा सीटों के अनुसार सबसे कम सीटें किन जिलों के पास में हैं, वो हैं आपके 3 जिले। सबसे कम सीटें विधानसभा में, सबसे कम सीटें आपको यहाँ पर लिख लेना है विधानसभा। ठीक है, विधानसभा में सबसे कम सीटें, ये देखिए निर्धारित होता है कि मतलब सीटें कब किसको कितनी मिलेगी, वो निर्धारित होता है जिले के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार। जनसंख्या आधार बनाया गया था, सीटों की जनसंख्या आधार बनाया गया था क्योंकि वो जरूरी था। तो यहाँ पर सबसे कम सीटें किन जिलों के पास में, यहाँ पर इनके पास 2-2 सीटें हैं, कितनी, मात्र 2-2 सीटें हैं। वो 3 जिले हैं, कौन कौन से, श्रावस्ती, एक तो हो गया आपका श्रावस्ती, दूसरा हो गया आपका महोबा एक जिला है, नाम तो सुना ही होगा, आल्हा उदल वाला। और एक और जिला है जिसका नाम है चित्रकूट, और यहाँ पर कौन, तुलसी बैठे हैं, है ना। तो चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती में 2-2 सीटें पाई जाती हैं। यहाँ पर विधानसभा की सबसे कम सीटें हैं। ठीक है, विधानसभा में 2-2 मात्र सीटें हैं। ठीक है,
तो ये जिले हो गए आपके, ये दोनों फैक्ट को नोट करिए आप लोग। इसके बाद में जब हम बढ़ते हैं आगे, तो इसके बाद में जब हम देखेंगे कि जनसंख्या के अनुसार, मतलब जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा और जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा, जैसे वोट्स के मामले में नहीं होता है, वोटर्स कैसे होते हैं, वोटर्स के मामले में ऐसा होता है कुछ कि जनसंख्या की दृष्टि से, एक और फैक्ट आप नोट करिए, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, या संसदीय क्षेत्र, या मान लीजिए जिला, या विधानसभा सॉरी लोकसभा सीट कौन सी है, ठीक है। तो ये विधानसभा क्षेत्र ही मान लिया आप, विधानसभा सॉरी लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, संसदीय क्षेत्र, तो ये है आपका गाजियाबाद वाला, गाजियाबाद। यहाँ पर सबसे ज्यादा घनी आबादी बस्ती है, शहरी, ठीक है। तो घनी आबादी भी यहाँ पर है, सबसे बड़ा भी है, जनसंख्या भी यहाँ पर काफी ज्यादा है। जनसंख्या के मामले में गाजियाबाद ठीक ठाक नंबर पे आता है और ठीक ठाक जनसंख्या रखता है। क्यों? और देखिए मतदाताओं की दृष्टि से ही, अगर हम दूसरा देखें जनसंख्या की दृष्टि से, अगर जनसंख्या होगी तो मतदाता होंगे, तो मतदाताओं की दृष्टि से ही, या जनसंख्या की दृष्टि से ही, मतदाताओं की दृष्टि से ही, मतदाता की दृष्टि से सबसे छोटा जो संसदीय क्षेत्र है, दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, यह है आपका बागपत। यहां पर मतदाता कम है, क्या है नाम इसका? बागपत, ठीक है। तो ये हो गया आपका बागपत। तो ये जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो आपकी सूचनाएं हैं, जो आपके फैक्ट हैं, इनको आप अच्छे से देखिए, रटना है, धीरे से रटना है, एक बार समझ में नहीं आता दोबारा पढ़ना है, दोबारा पढ़ने के साथ में तिबारा पढ़ना है, 3 बार पढ़ने के बाद में एक बार रिवीजन सुबह करना है, ठीक है। तो 3 बार अगर आपने पढ़ लिया, सोने से पहले 3 बार पढ़ने के बाद में एक बार सुबह उठ के तुरंत रिवीजन मार देते हैं, उसके बाद में याद हो जाएगा, चीजें आपको रच बस जाएंगी और आपको चीजें याद हो जाएंगी। और याद होने के साथ साथ में आपको याद करना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी आने वाले टाइम पे एग्जाम आरओ वीआरओ, यूपीपीसीएस और एजीटीए, ये 3 एग्जाम आगे आने वाले हैं, और इनमें उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन तो भर भर के दिए जाएंगे, क्योंकि राजकीय चिन्ह जो मैंने आपको बताया, यहाँ से प्रशासन और शासन से क्वेश्चन जरूर उठता है, यहाँ से इसको आप रटिएगा। आज की क्लास का उद्देश्य ये था कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन अवश्य ही मिले, यहाँ से क्वेश्चन एक फंसता है, क्योंकि राजकीय चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण है, राजकीय प्रतीक जितने आपको मैंने बताए वो सभी महत्वपूर्ण है, और प्रशासन तो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो बेहतर और गहराई के साथ में लोकसभा और राज्यसभा दोनों पढ़ाऊंगा, ठीक है, राज्यसभा, और उसके साथ में विधानसभा की जो चर्चा होगी हमारी वो अलग से होगी, और विधान परिषद को भी मैंने किन किन राज्यों के पास में है, कहाँ कहाँ पर है, किसके किसके पास है, इन सबको भी मैं मतलब अच्छे से डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास को मेरे हिसाब से यहीं तक होना चाहिए, और जो भी आपकी क्वेरीज रहती हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो भी रहता है, और आपको क्लास कैसी लग रही है ये भी आप लिख दीजिए, मतलब लिख दिया करिए, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करेंगे कि कुछ भी सजेशन देंगे, कोई सलाह देंगे, तो मुझ तक कैसे पहुंचेगी? तभी पहुंचेगी ना जब मैं मतलब वहां पर देख पाऊंगा। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी और जो भी आप चाहते हैं उसके आगे, तो वो, और ज्योग्राफी की क्लास है, जो ज्योग्राफी की क्लास है वो भी प्रॉपर मैं करूंगा हाल ही में, अगर जितनी जल्दी हो सकेगा। और आज के बाद ये क्लास बंद नहीं होगी, तब तक नहीं बंद होगी, जब तक बंद नहीं होगी तब तक हम लोग मतलब इसको समाप्त नहीं कर देते। यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में चल रहा है,
उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में चल रहा है क्योंकि एक ही नज़र से हमको उसको देखना है, उसको पता होना चाहिए कि एक ही नज़र में उत्तर प्रदेश के पास ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आज की क्लास को यहीं पर रखा जाए, बाकी आप देखते रहिए। पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जितने भी मैंने वीडियो हैं उनकी प्लेलिस्ट मैं बना दे रहा हूँ और उसको आप देखते रहिएगा। ठीक है, लोगों के साथ में साझा करिएगा और लोगों को बताइएगा कि यहाँ पर फ्री में चीज़ें ये मिल रही हैं, उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। और वैसे फ्री की चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोगों को लगती नहीं है, लेकिन जो फ्री की चीज़ें होती हैं उनको ग्रहण करना और जो पैसे वाली चीज़ें होती हैं उनको ग्रहण करना, दोनों में अंतर होता है। लेकिन मैं ईमानदारी से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ईमानदारी से ग्रहण करना है। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आप शेयर कर दीजिएगा। अंत में यही कहूँगा कि शेयर कर दीजिएगा और उसके साथ में लोगों तक साझा करिएगा। जिसको पसंद आएगी वो अपना क्लास करे और जिसको नहीं आएगी उसको क्या ही करना है। ठीक है, जीवन में रखा कुछ नहीं है, बस ज्ञान है, सब कुछ है, और नहीं है तो कुछ नहीं। तो चीज़ें जैसे चल रही थी वैसे ही चलेंगे। जो समस्याएं आ रही थी वो समस्याएं समाप्त हो गई हैं, उन समस्याओं का समाधान मैंने पूरी तरह से निराकरण कर दिया है। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब क्लास आपकी प्रॉपर चलेगी। ठीक है, तो ज़्यादा क्लास लंबी ना हो इसलिए मैं आपको यहीं पर रखता हूँ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।